वो वगैरह छोड़ दी थी, मैं खुश था, लेकिन मुझे कुछ और करना था। मैं मुंबई चला गया, फिर मैंने गानों के लिए स्ट्रगल शुरू किया कि गाने कैसे लिखे जाते हैं। अपने नाम लूँ ना लूँ, बहुत बड़े सिंगर हैं। मैं 10 साल लगा रहा जब तक वो मेरे ज़िंदगी में रही, और तब तक मेरा एक भी गाना नहीं आया। और जैसे ही उसकी शादी कहीं और हो गई, और उसके बाद है ना मेरा पहला बड़ा गाना वाली उमरिया जो वीनस से रिलीज़ हुआ, उसके बाद मैंने इतने गाने कर दिए, आज मुझे भी नहीं पता। फिर किसी ने कहा रदीफ और काफिया सही करो। मैंने यार रदीफ और काफिया भी मुसलमान किसको पढ़ूँ मैं? 3 महीने राइटिंग छोड़ दी मैंने, मेरे बस की नहीं होगी। एक ने कहा कि तुम मीटर पे लिखा करो, तो मैंने मीटर क्या होता है यार? बिजली का मीटर तो मैंने सुना है यार, उस पर लिखूँगा तो करंट लग जाएगा यार। जहाँ भी पैर रखा तो गाली, जहाँ भी पैर रखा तो गाली, और जो हिला तो थप्पड़, उन्हें मैं इकलौता नौजवान हाथ साफ करने का टिश्यू पेपर नहीं गया। मैंने वो 2000 गीत पढ़े, तो मैंने देखा यार बिना दिल, आँखें और प्यार के बिना तो कोई गाना हो नहीं सकता। जब मुझे वो अवार्ड मिला था शीला दीक्षित जी से। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका का पॉडकास्ट। आज हमारी गेस्ट चेयर पर जो है वो बहुत खास है, क्योंकि वो अपने जिंदगी में मल्टीपल रोल्स निभाते हैं। जब वो स्टोरी टेलर करते हैं तो वो सिर्फ लिखते नहीं, वो उस कहानी को, उस स्क्रिप्ट को जीते हैं। जो डायरेक्शन करते हैं, जो फिल्म मेकिंग करते हैं, जो गाने भी लिखते हैं, यानी कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी आज हमारी गेस्ट चेयर पे है। सो आज के इस पूरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उनके सफर की, उनकी स्ट्रगल की, उनकी इस कला की, और उसके पीछे के कई बड़े राजों को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम जयदेव जोनवाल जी का। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशु जी। तहलका न्यूज़ पर जी। फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सफर कैसे शुरू हुआ? कब आपको लगा कि यार ये मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है? दरअसल ऐसा था, मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब करता था पहले, है ना। वही 9 से 6 वाली जॉब होती है। सुबह टिफिन पकड़ो और उसके बाद शाम को जाओ, रात को शाम को वापस आओ। और उसके बाद क्या होता है, सब्जी भी उसमें कभी बदलती थी, कभी नहीं बदलती थी। और लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि यार एक ही जीवन कैसे चलेगा। अगर मैं कोई रिक्शा करता हूँ या मेट्रो करता हूँ, उसमें भी लोग बदलते रहते हैं, ऑफिस में एक ही लोग मिलते हैं, एक चेयर पे बैठे रहो। तो मैंने यार ये लाइफ तो नहीं चाहिए मुझे कुछ ऐसी चाहिए कि जब इंसान मरे, इस दुनिया से जाए, तो कम से कम उसको जानने वाले होने चाहिए। तो इसलिए मेरे को कभी एक दिन मैं चल रहा था रोड पे, और दोपहर का वक्त था, और एक साइड शमशान घाट था, एक साइड सत्संग घर था मेरे करोल बाग में, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो वहाँ मेरे जहन में 2 लाइनें आई थी, मत फंसना इन गलियों में, मत जाना इन गलियों में, है ना। एक बार जो इनमें जाता है वो रोता है, पछताता है, मत फंसना उनकी गलियों में। बस वहीं से मैं राइटर बन गया। फिर मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं कविता की साइड आ गया। स्ट्रगल का दौर कैसा रहा? स्ट्रगल का बहुत बुरा रहा, क्योंकि सबसे पहले मैं कविताओं के लिए आया, तो कविता में मैं, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, तो जब नव कवि होते हैं, जो नए लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, जब कोई कविता लिखते हैं या कुछ गढ़ते हैं वो, तो अक्सर उनको जो पहले शीर्ष पे पहुंच चुके हैं, वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ कवित्री, तो उनकी कमियां निकालते हैं कि आपकी ये मात्राएँ सही नहीं हैं, आपका ये सही नहीं है। तो क्या होता है कि जब एक नव पौध पनप रहा होता है ना, तो उसको है ना प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको वहीं दबा दिया जाए तो उसकी कविता क्या, राइटर क्या, सब वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरी शुरुआत हुई थी हास्य कविता के तौर पे, और उन दिनों में हास्य कविता मेरा ऐसा था, जब मैं मंच पे चढ़ा तो मुझे तालियों का बड़ा शौक था कि मैं मंच पे चढ़ूँ और मैं कविता पढ़ रहा हूँ। मेरी फेमस कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ, जिसका नाम है बस। उन दिनों ब्लू लाइन चलती थी जी। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, लड़कियों को मैं भैया और औरतों को मैं बिहारी नजर आया। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया, लड़कियों को मैं भैया और औरतों को मैं बिहारी नजर आया। बस्ती भरी तो इसमें मेरा कसूर क्या था, बस्ती भरी तो इसमें मेरा कसूर क्या था। पुरुष तो थे 1 आध दर्जन और बाकी बाग औरतों से भरा था। जहाँ भी पैर रखा तो गाली, जहाँ भी पैर रखा तो गाली, और जो हिला तो थप्पड़, उन्हें मैं इकलौता नौजवान हाथ साफ करने का टिश्यू पेपर नजर आया। बस के सफ़र में कुछ अजीब सा माहौल हमसे पेश आया। भाई यहीं से मेरी कविता का सफ़र शुरू हुआ। और हास्य कवि पद्मश्री अशोक चक्रवर्ती जी मेरे गुरुजी होते हैं। फिर मैंने कविताएं की,
मुझे बहुत पुरस्कार मिले, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, रशियन एम्बेसी दिल्ली में, मैंने ऑल ओवर इंडिया में कवि सम्मेलन किए। लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे गीतों की तरफ बड़ा आकर्षण था। बचपन से मैं 1950 के गीत सुनता था अपने पिताजी के साथ, तो मुझे गाने लिखने का बड़ा शौक था। हास्य कवि के तौर पे जॉब वगैरह छोड़ दी थी, मैं खुश था, लेकिन मुझे कुछ और करना था। फिर मैं 2008 वगैरह में मैं मुंबई चला गया। फिर मैंने गानों के लिए स्ट्रगल शुरू किया कि गाने कैसे लिखे जाते हैं। अब वो भी स्ट्रगल इतना खतरनाक था कि जब मैं गाना लिखता था तो हर गाने में मेरे दिल और आंखें आ जाती थी। दिल, आंखें, प्यार। तो मैं कहता यार मैं ऐसे गाना कैसे लिखूँ यार, दिल, आंखें, प्यार हमेशा आ जाता है, ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे हर बार हर गाने में आ जाता है। फिर मैंने कम से कम 3 महीने राइटिंग छोड़ दी, मेरे बस की नहीं है ये। फिर मैंने रिसर्च की। उन दिनों ये गूगल वगैरह तो थे नहीं, तो मैंने है ना एक मंडे मार्केट लगती है करोल बाग के अंदर, वहाँ से मैं सदाबहार गीतों की किताबें आती थी पहले, वो गीत लेके आया। उसमें कम से कम 2000 गीत थे। मैंने वो 2000 गीत पढ़े और मैंने देखा यार बिना दिल, आंखें और प्यार के बिना तो कोई गाना हो नहीं सकता। कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन है ना गाने लिखने के लिए तो ये शब्द चाहिए। फिर मैंने फिर से गाने लिखने स्टार्ट किए। लेकिन मेरी कोई थोड़ी दर्दनाक स्टोरी रही है, आप जैसे पूछेंगे तो बताता जाऊंगा कि गानों और स्ट्रगल में कैसे कैसे पहुंचा मैं। जी जी बिल्कुल बताइए, क्योंकि ये जो आपका जो सफर है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनता है जी। तो बिल्कुल बताइए आप। ऐसा था कि क्या होता है कि मेरी फैमिली जो रही है वो सब लोग एजुकेटेड रहे हैं और सब जॉब करने वाले हैं। मेरी मदर चाहती थी कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूँ और बाकी मेरी भी मैं अच्छे सैलरी लूँ, फिर शादी कर लूँ और फिर उसके बाद सेटल हो जाऊँ जैसे मेरे ब्रदर सिस्टर हैं। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे कुछ अलग करना था। मुझे क्या कि उसी एक ही रेडी के पीछे पीछे नहीं भागना था, तो मैंने वो तोड़ा। शुरुआत में स्ट्रगल रहा कि जैसे मैं बहुत सिंगरों के पास गया कि मैं गाने लिखता हूँ, तो उन्होंने मेरे गाने देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें मीटर सही नहीं है। एक ने कहा कि तुम मीटर पे लिखा करो। तो मैंने मीटर क्या होता है यार, बिजली का मीटर तो मैंने सुना है यार, उस पर लिखूंगा तो करंट लग जाएगा यार, मरमरा जाऊंगा यार, ये मीटर क्या होता है। अब वहाँ संघर्ष स्टार्ट हुआ। फिर किसी ने कहा रदीफ और काफिया सही करो। मैंने यार रदीफ और काफिया, अब ये मुसलमान किसको पकड़ूँ मैं, है कि जो रदीफ काफिया सिखाएगा मुझे। फिर मैंने रदीफ काफिया सीखे, फिर मीटर सीखे, फिर इसके बाद मैंने गाने लिखने शुरुआत किए। मीटर क्या होता है? मीटर ये होता है जैसे कि एक लाइन में हमने कहा, जैसे कि मेरा एक गाना है जो जी म्यूजिक पे है, मैंने काफ़ी म्यूजिक एल्बम लिखे भी हैं, डायरेक्ट किए हैं। यूं हाथ झटका मेरा कि दिल टूट गया, तू जो है बदला हुआ, हाँ मैं टूट गया। तो ये टूट गया ये मीटर है। एक लाइन में अगर 10 लाइनें हैं ना, तो दूसरी लाइन में भी 10 आएँ, 8 आ जाएँ या बरोबर आ जाए। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गई 12, 13, 15 तो वो मीटर से आउट हो जाएगी, क्योंकि सिंगर भी वो गा नहीं पाएगा, फिर कॉम्पोजिशन में नहीं आएगा। तो ये स्ट्रगल लिरिक्स के लिए रहा। तो लिरिक्स के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने बहुत म्यूजिक कंपनी और बहुत लोगों को किया, कॉल वॉल किए। तो क्या कि वो लोग है ना गान जो नए लिरिसिस्ट होते हैं या गीतकार होते हैं, तो उनसे पैसा चार्ज करते हैं, या आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, बना देंगे। अब मेरे को क्या कि इन सब में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं पैसा दूंगा फिर बनवाऊंगा, पैसा भी मैं ही दूंगा, मेरा ही गाना आप बनाओगे। मैंने इससे अच्छा मैं थोड़ा स्ट्रगल और कर लूँगा। अब मैं कई नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा बैंड है, अगर किसी को याद हो तो, अब मैं नाम लूँ ना लूँ, बहुत बड़े सिंगर हैं जो भी हैं, उनके पास गया। पहले मैं कॉपियों में लिखता था, जो इतनी कॉपी आती थी ना, उनमें गाने लिखता था मैं। 3-4 कॉपियाँ थी, वो कॉपी लेके मैं पहुंच गया एक बड़े सिंगर के पास। तो उन्होंने मेरे गाने पलटे, फिर कहा कि गाने तो अच्छे लिखते हो, मैं आपके ऊपर बनाऊंगा गाने, लेकिन आप यहाँ रख दो, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने यार यही तो मेरी दौलत है, ये भी तुम रख लोगे, फिर बनाओगे नहीं बना। मैंने कॉपियाँ ली, वापस मैं लेके आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि फिर मैं प्रिंट आउट निकालने लगा गानों के, वो लेके जाता था। तो अब मेरा क्या था कि मेरे को गाने लिखने का बड़ा शौक था और सुनने का भी। म्यूजिक मेरी लाइफ है। तो अभी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो मेरे बहुत सारे वजन है, 100 से 150 के करीब मेरे गाने हो गए जिनकी रॉयल्टीज मेरे पास आती है। तो शुरुआत में मेरा क्या था कि अब हर कहते हैं कि बिना दिल टूटे कुछ होता नहीं है, तो मैं भी उसी स्टेज में था। तो मेरी कभी कोई प्रेमिका होती थी, अब तो पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो मेरा बस इतना जुनून था कि एक गाना मेरा आ जाए, उसके नीचे मेरा नाम है जयदेव जोनवाल, और उसको मैं दिखा दूँ, देखो यार तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है या प्रेमी कहो, कुछ भी कहो, ये देखो मेरा नाम आ गया, अब तुम यार खुश हो जाओ कि मतलब मैं अच्छा क्रिएटिव बंदा हूँ। अब पता नहीं ज़िंदगी को क्या कहता है, क्या हासिल था, क्या कहते हैं उसको, क्या चाहिए था। मैं 10 साल लगा रहा जब तक वो मेरे ज़िंदगी में रही, और तब तक मेरा एक भी गाना नहीं आया। और जैसे उसकी शादी कहीं और हो गई,
और उसके बाद है ना मेरा पहला बड़ा गाना जो बाली उमरिया, जो अच्छा गाना है जिसको सब जानते हैं, बाली उमरिया, जो वीनस से रिलीज हुआ। उसके बाद मैंने इतने गाने कर दिए, आज मुझे भी नहीं पता। कभी कोई भजन आता है, कभी कुछ आता है। और मैं आपको बताऊँ, ये स्ट्रगल करते करते आज मैं एक बहुत बड़ी मूवी है श्री रामायण कथा, उसके गाने मैंने लिखे हैं। और उस मूवी के अंदर वो 6 भाषा में आने वाली है। उसमें अंजलि अरोड़ा कच्चा बादाम फेम जो है, उन्होंने सीता का किरदार किया है। निर्भय वाधवा करके हनुमान जी बने, और रजनी दुग्गल जी 90-20 में जो हीरो थे, उन्होंने विलन का किरदार किया है। तो इसमें मेरे लिखे हुए गाने कैलाश खेर जी ने, जावेद अली जी ने, शान ने, अलका याग्निक ने और शाहिद माल्या, कृष्णा बियोड़ा, बहुत लोगों ने गाया है। तो वो सफ़र तब से चला था, एक गाना नहीं आया 10 साल तक। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी के लिए 80 मैचों का है ना इंतजार किया, उसके बाद एक नहीं आया। और आज मुझे नहीं पता रहता मैं कहाँ किसके लिए क्या गाना लिख रहा हूँ। तो ये मेरा स्ट्रगल गीतकार के तौर पे रहा। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है, कलाकार बनना है, तो दिल तोड़वाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं, लिखता तो पहले था, लेकिन हाँ कहते हैं ना, तो फिर टूटने के बाद थोड़ा सा आ जाता है। जब दर्द अंदर है तो वो झलकेगा भी तो है ना। तो ऐसी बात है। तो ऐसा कि नहीं कि हाँ कि इंसान आशिक बनेगा, कपड़े वपड़े फाड़ेगा जैसे रॉक स्टार, वो मूवी है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग का बड़ा शौक है, मैंने कई मूवी वगैरह स्क्रिप्टिंग वगैरह की हुई है, तो मुझे राइटिंग का बड़ा शौक था। तो उसके लिए भी मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल में जब मैंने शुरुआत की तो मुझे, मेरी एक फ्रेंड थी जो आरजे थी ऑल इंडिया रेडियो में। अब ऑल इंडिया रेडियो में वो थी, तो मैं उससे कहा कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको सिखाती हूँ। तो फिर उसने कुछ दिनों बाद मुझे सिखाया नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे मैंने कहा तुम सिखा दो। उन्होंने कहा यार उसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ना प्लॉट बनाना पड़ता है, प्लॉट लेना पड़ता है। मैंने यार मैं मिडिल क्लास आदमी, अब प्लॉट कहाँ से खरीदूंगा यार, भैया प्लॉट खरीदना पड़ेगा यार ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। फिर मैं लगा रहा। फिर मैं NSD गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो नाट्य वो एक्टिंग का गढ़ है, मैं वहाँ गया। तो मैं काफ़ी दिन, उसका भी मेरा एक अलग रोल है NSD का, कि मैंने सुना था कि NSD से बड़े बड़े एक्टर निकलते हैं, बहुत बड़ी फील्ड है वो। अब उस फील्ड के अंदर मैं क्या 3 साल में उसकी गेट के सामने खड़ा रहा। मुझे लगता था यहाँ पता नहीं वो लड़के क्या जो है एक्टर हैं, जो हीरोइन है, पता नहीं क्या कपड़े पहनते होंगे, कैसे दिखते होंगे, है ना, जैसा हम टीवी में देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं। 3 साल में उस गेट के सामने खड़ा रहा। मैंने अंदर की दुनिया पता नहीं क्या होगी। फिर एक दिन मैं गया, तो उसके बाद मैं किसी के साथ गया, तो मैंने देखा यार वो तो मिट्टी में रोल रहे हैं यार, वो एक्टर वहीं एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ। मैंने वो दुनिया बाहर की कुछ होती है, वहाँ की कुछ होती है। वहाँ मैंने स्क्रिप्टिंग देखी पहली बार। एक बगिया बादशाह की स्क्रिप्ट थी, जिसपे एक फिल्म भी बनी, आमिर खान जी और फराह और प्राण साहब ने उन पर एक्टिंग की थी। तो उसका मैंने स्क्रीन प्ले देखा। फिर वो स्क्रीन प्ले मैं राइटिंग उधर से सीखा। तो फिलहाल मैंने कोई वैसा कोर्स नहीं किया है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स होता है, लेकिन मुझे सब कुछ आता है। एक डायरेक्टर की प्रोफाइल मेरे पास है, एक राइटर की, एक लिरिसिस्ट की, और कवि तो मैं हुई जी। तो जब आप राइटिंग करते हो, फिर उसे डायरेक्ट करते हो, तो इसमें क्रिएटिविटी का बैलेंस कैसे बनता है? क्रिएटिविटी ऐसा होता है, सबसे पहले जब हम राइटिंग करते हैं, मान लो एक लिरिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इन दिनों जैसे हम भजन कर रहे हैं, बहुत सारे गाने कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी कंपोजिशन जब हम बनवाते हैं ना, तो कंपोजिशन बनवाने के लिए क्या होता है, उसके बाद उसकी स्टोरी बोर्ड हम तैयार करते हैं। मान लो एक लव सॉन्ग है, ठीक है, तो उस जो वर्डिंग है, जैसे आपने देखा होगा कोरियोग्राफी होती है गाने के ऊपर, ऐसे उसकी है ना स्टोरी बनती है गाने की। उस गाने की स्टोरी बनती है, फिर उसके बाद उसको सीन बाय सीन लिखा जाता है, सीन 1 सीन 2, फिर उस स्टोरी को मिड में क्या होनी चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए, फिर एंडिंग कैसे होनी चाहिए, फिर पूरा स्क्रीन प्ले वो रेडी होता है, फिर उसको गाना शूट किया जाता है। ऐसी स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग के लिए क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या है कि स्टोरी सबके पास है, हर किसी का दिल टूटा हुआ है ना, हर कोई आशिक है, और है ना हर किसी को किसी ने छोड़ा हुआ है। तो मेरे साथ क्या आशा है कि मेरे पास वही लोग आते हैं जो ज़्यादातर कहते हैं कि मेरे पास जयदेव जी एक स्टोरी है, मेरी लिख दो, ठीक है। अब जयदेव जी के पास कम स्टोरी है क्या, तो क्या मैं उसी के पैसे लेता हूँ। तो उसके लिए टाइम लगता है कि दूसरे की स्टोरी को क्या होता है, स्टोरी कोई भी ले लेता है और सुना देता है, हर किसी के पास है वो सुना देगा, लेकिन उसको स्क्रिप्टिंग ढालना, स्क्रीन पे पूरा का पूरा करना, वो एक टफ काम है, उसके लिए टाइम टेकिंग काम है वो जी। जब आपको दिल्ली की एक्स CM शीला दीक्षित जी से अवार्ड मिला था, तो उस पल से आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या रहा फिर?
ऐसा था जब मुझे ये दिल्ली में वीआईपी हॉल जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन भवन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है ये अपना दिल्ली के अंदर आकाशवाणी के सामने है, जब मुझे वो अवार्ड मिला था शीला दीक्षित जी से, तो वो उस अवार्ड में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मुझे अवार्ड मिला था उसमें शीला जी के साथ मुझे दिया था इकबाल दुरानी साहब ने। इकबाल दुरानी साहब शायद आपको पता ना हो, इकबाल दुरानी साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने शाहरुख खान की पहली फिल्म लिखी है, अजय देवगन की लिखी है, तब्बू की लिखी है, तमाम आप गूगल करेंगे तो उन्होंने पहली फिल्में लिखी हैं और वो मेरी शुरुआत थी। तो ऐसे व्यक्ति से जो हमारी सीएम थी और ऐसे बॉलीवुड के जिन्होंने सबकी पहली फिल्में लिखी हैं उनसे मुझे अवार्ड मिला, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे। उसके बाद तो मेरी शुरुआत चलती रही और भी चल रहा हूँ। अभी आपने कहा कि 1 साल तक आप एनएसडी के गेट पर ही खड़े जी, तो उस पल को एक नहीं 3 साल। 3 साल जी, 3 साल आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के गेट पे खड़े रहे। जी। लेकिन अब जब आपके पास नाम है, सक्सेस है, तो अपने पास्ट को जब देखते तो कैसा महसूस होता है? नहीं, ऐसा होता है कि इंसान जहाँ से गुजरा होता है ना और वहाँ जब पहुँचता है, अगर किसी की मैं समझूँ कि किसी बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ा है ना, और जहाँ वो उसके साथ घूमता था, बंक मारता था और उसके बाद खाना पीना होता था, आज वो कितना बड़ा आदमी बन जाए, चाहे मैं कहूँ सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, लेकिन उसके बाद गाड़ी में भी होगा ना, हवाई जहाज में भी, अगर वो वहाँ से गुजरेगा तो इमोशनल तो होगा, ये मूवमेंट नहीं जा सकता। आप बहुत गर्लफ्रेंड कर रहे हैं जी, और अभी आप कहते हैं कि नहीं, हर आर्टिस्ट के लिए दिल तोड़वाना जरूरी नहीं नहीं ऐसा होता है। मैंने कहा कि मैं लिखता पहले से था, लेकिन क्या होता है, दर्द जब मिला तो उसके बाद क्या होता है, एक होता है वो कलम और पैनी होगी, बस ये कह सकता हूँ मैं। तो बाद में फिर उनका मैसेज आया था कोई कि अरे नहीं गाना लिख लिया? नहीं अभी वो मेरे टच में नहीं है। उसके बाद मुझे जब उनकी शादी हो गई, वो चले गई, तो उसके बाद मुझे एक आर्टिस्ट होने का एक फ़ायदा है, मैं आपको ऑडियंस को भी बता दूं सबको, कि कोई साधारण जो बॉयफ्रेंड होता है, प्रेमी होता है, उसको गर्लफ्रेंड छोड़ दे तो वहीं रिलेशन ख़त्म हो गया, कभी कांटेक्ट हो ना हो। लेकिन आर्टिस्ट होने का फ़ायदा क्या है कि आप इतने फेमस हो जाओ, इतने फेमस हो जाओ कि उसके मोबाइल में क्या, उसके टीवी में क्या, कहीं भी घुस सकते हो आप खबर के जरिए। तो बस मुझे जब दिल टूटा तो बस मुझे वही बनना था कि कभी ना कभी मेरी खबर खुद पहुंच जाए। तो आज भी कभी जब राइटिंग करते हो, गाने लिखते हो, तो कहीं ना कहीं वो यादें इंस्पायर करते हैं कि यार आज उसे लेके कुछ लिख दूंगा? नहीं, मैंने तो देखो जब उनकी शादी हो रही थी उस दिन मैंने एक गाना लिखा था, और जो आप जी म्यूजिक पे जाके देख सकते हो, जिसका टाइटल बेवफा है। और वो गाना मैंने उन्हीं की याद में, जिस दिन उनकी शादी थी तब मैंने, रोता तो मैं हूँ नहीं, मैं हंसते कभी हूँ, अगर मेरे जैसे रोने लग गए तो फिर आम जनता का क्या होगा, मैं हंसाने वाला बंदा हूँ। उस दिन मैंने गाना लिखा था और मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, मेरी माता जी बोलती है, वो भी बोलती थी, लेकिन वो गाने के मुखड़ा मैं आपको सुना देता हूँ अगर अच्छा लगे तो। यूं हाथ झटका मेरा के दिल टूट गया, तू जो है बदला हुआ, हाँ मैं टूट गया, ये शाम भी है दर्द की, तुझको नहीं है मेरी कमी, ठहरा हूँ मैं और तू चल पड़ा बेवफा, तुझसे क्यों मैंने प्यार किया। बाकी आप ओरिजिनल वीडियो देंगे, उसमें अच्छा गाया सिंगर ने। चलिए, आपका मैसेज सालों बाद डिलीवर तब हो गया जी, जो आप बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे लिए लिखा है, तो आज गा के भी बता दो। और बाकी गाने तक सीमित नहीं है, मैंने तो उसकी याद में पूरी फीचर फिल्म लिखी है, मैंने एक नॉवल भी छोटी सी उनकी याद में। अब ऐसे है कि तू कोई ख्वाब था जो मेरे मुकद्दर में न था, तू कोई ख्वाब था जो मेरे मुकद्दर में न था, थी बस मेरी इतनी खता कि मैंने तुझे हकीकत समझा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि तेरे माथे पे ये शिकन अच्छी नहीं, तेरे माथे पे ये शिकन अच्छी नहीं, तुम मुस्कुराओ ये उदासी अच्छी नहीं, तुम मुस्कुराओ ये उदासी अच्छी नहीं, ये गम ये नाउमीदी के काफिले अब बहुत हुए, अब तेरे रुख पर ये आवाज़ अच्छी नहीं। बहुत कुछ चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आज उनको रिग्रेट होगा कि अरे यार इतने बढ़िया शायर को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब तक किसी ने किसी को खोया नहीं है वो कुछ बना भी नहीं है। ये तो पॉइंट है सर। अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, उन पे कैसी तैयारी चल रही है? अभी देखो, मैंने एक रियलिटी शो किया है और अब मैंने तो कर दिया, उसके राइटिंग डिपार्टमेंट में भी हूँ और डायरेक्शन में भी हूँ, जिंदगी अनफिल्टर्ड करके। तो वो आधे से ज़्यादा शूट हो चुका है। अब वो किस चैनल पे आएगा मुझे अभी पता नहीं है। इसके अलावा अभी मैंने कुछ वर्टिकल ड्रामास किए हैं,
उनकी स्क्रिप्टिंग वगैरह की है। इसके अलावा मैंने अभी साउथ में भी काम किया है, जो तमिल तेलुगु होते हैं उनके हिंदी वर्जन मैंने गाने लिखे हैं, और भजन और ये सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक एल्बम मेरे लगातार चल रहे हैं। और अभी मेरा जो ड्रीम है, मैं जो चाहता हूँ, मुझे तो एक डायरेक्टर बनना था, ठीक है। राइटिंग के लिए तो मेरे को लोग आते हैं, मैं काम करता भी लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो सपना था डायरेक्टर का वो थोड़ा मुझसे दूर है। और बाकी मेरी शुरुआत हंसाने के लिए हुई थी, लेकिन मुझे ना हास्य कवि के तौर पे, स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे इतने मौके नहीं मिले, जबकि पब्लिक मेरे को जानती है कि मैं हंसाता हूँ, लेकिन उतने मौके नहीं मिले। लेकिन उम्मीद है इस मूवी के बाद शायद वो मौके भी मिले। जी बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आपने कहा कि पब्लिक ने मुझे एज अ कॉमिक कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया, तो आने वाले टाइम में आप अपनी ऑडियंस को जानते हो, हम सब जानते हैं कि ऑडियंस हमें कैसा देखना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ऑडियंस आपको किस तरह से देखना चाहती है, किस रोल में देखना चाहती है? ऐसा है, जो लोग मेरे को जानते हैं, जिनको पता है मैं हास्य कवि स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, उनको तो पता है कि मैं कैसे हंसाता हूँ रियल लाइफ में भी और बाकी कैमरा की लाइफ में भी। लेकिन ये है कि हाँ, कई बार कुछ चीज़ों को पाने के लिए क्या होता है कि कई बार हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं वो हमें उस समय नहीं मिलती जी। लेकिन जब हम उनसे छोड़ देते हैं और हम कुछ और करने लगते हैं, आपको पता है मुंबई ऐसी धरती है कि इंसान एक्टर बनने आता है डायरेक्टर बन जाता है, और डायरेक्टर बनने आता है एक्टर बन जाता है। जो वो चाहता है उसको मिलता नहीं है, चाहे प्यार भी ही कहूँ मैं, लेकिन जो वो नहीं चाहता, क्योंकि हमारे से ऊपर वाले की प्लानिंग है, तो वो वही देता है जिसके लिए हम काबिल होते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि ये जो मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का जो सफ़र है, ये हास्य कवि का सफ़र है जो अभी थमा है, मुझे लगता है कुछ टाइम बाद फिर से शुरू होगा। जी। सो थैंक यू सर, आपने अपना एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इस तरह की कहानी हमें और बाकी सबको कई तरह से इंस्पायर करती है, हमारे सफ़र को लेके, स्ट्रगल को लेके, क्योंकि जब हम किसी रोल मॉडल को सुनते हैं तो फिर लगता है कि उन्होंने भी तो स्ट्रगल किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जिस तरह से आपने बताया कि 3 साल गेट पे खड़े रहना और अब एक पहचान बनाना, तो ये पूरा जो सफ़र आपने तय किया, इस पर हमने बात की। हमारे साथ हैं जयदेव जोनवाल जी, जो राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, कॉमिक रोल करते हैं, इंडस्ट्री में नाम है। बहुत जल्द इनकी अंजलि अरोड़ा के साथ श्री रामायण कथा वेब सीरीज भी है, मूवी फीचर फिल्म है, 6 भाषा में आएगी वो, श्री रामायण कथा जी। तो श्री राम एंड कथा के लिए श्री रामायण कथा, श्री रामायण कथा जी। ओके। सो श्री रामायण कथा के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सक्सेस हो, और एक बार फिर से आपके साथ हम पॉडकास्ट करना चाहेंगे उस सक्सेस के बाद। तो आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन सब के साथ जो अपनी जिंदगी में, अपने सपने में, अपने प्रोफेशन और ख्वाहिश को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि इनका जो सफर है वो उनके लिए एक मिसाल बने। बस मैं एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, बस गर्लफ्रेंड छोड़े या प्रेमिका छोड़े या बीवी भागे, कोई चली जाए, लेकिन अपने गोल की तरफ हमेशा ना लगे रहना, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो हरिवंश राय बच्चन जी पहले कह गए, अब कोशिश करने वालों की सिर्फ जीत होती है अगर वो ठान ले। अगर गर्लफ्रेंड के चक्कर में अगर रहेंगे तो तेरे नाम वाले सलमान खान बनेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को आप नोट कर लो, और जब भी दिल टूटे और लगे कि सपना छोड़ना है, तो नहीं, सर का और हमारा ये इंटरव्यू सुन लेना कि सर ने कहा गर्लफ्रेंड छोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने सपने, अपने प्रोफेशन को बिल्कुल। बाकी अच्छा का नाम भी आपने उसका बोल दिया, मुझे बोलना नहीं पड़ा। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई एपिसोड के साथ।